ठीक है, तो आज क्या करना है? क्वेश्चंस किए हो कि आज आगे पढ़े? तो मैं टेलीग्राम पे भेजा था, वो डिस्कस कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन है, देखो सब। ऐसा एक रॉड दे रखा है, इसके दोनों एंड्स को ऐसे स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। ये एंगल 37 डिग्री है, ये भी एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, सही क्वेश्चन हो गया वो सेकंड वाला। ये हो गया है। हाँ सर, ये हो गया। सर ये हो गया। ठीक है, बाकी लोग देख लो। इस क्वेश्चन में ये था कि दो स्ट्रिंग है, तो अगर हम इसको कट कर देंगे तो इसमें टेंशन कितना होगा ये फाइंड करना था आफ्टर कटिंग। ठीक है, कितना होगा ये फाइंड करना था। तो एक बार इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कितना आना चाहिए। एक क्वेश्चन है, ऐसा है। इसमें बोल रहा है कि द इंस्टेंट सोन, जिस इंस्टेंट पे हम शो कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे ये एंगल तो फिलहाल थीटा है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी थीटा ही रहेगा। अब है, बोर्ड जो है ऊपर जा रहा है स्पीड v से, और ये ऐसा रोटेट हो रहा है ओमेगा से। ठीक है, बोल रहा है कि ये v से जा रहा है और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ? कंपोनेंट कैसे थे समझ नहीं आ रहा। जैसे कि ये यहाँ से ओमेगा से सर रोटेट हो रहा है, यही कह रहा है, और ये यस जो सर। एंड है ये तो ऊपर v से जा ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड इधर की तरफ कितने स्पीड से आ रहा होगा? ये ऊपर वाला एंड फिक्स है। ठीक है, यस तो इस ड्रम को छोड़ दो, ये रस्सी सिर्फ देखो कि ये रस्सी अगर v ऊपर जा रहा है, यानी कि एक ऊपर गया होगा, तो इधर कितना आया होगा? ये रस्सी का सिर्फ एंड पकड़ो। ऐसे क्वेश्चंस किए होगे ना, कि मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है सर। ऐसा, फिर इधर से हम खींच रहे हैं v स्पीड से, तो इसका स्पीड बताओ। वही सवाल हो गया। ये भी v सो ही होगा। सही होगा। हम्म, यस सर। क्योंकि इधर से जितना स्ट्रिंग ऊपर जाएगा उतने एंगल पे उतना ही ये रस्सी आगे बढ़ा होगा। सेम रस्सी है, रस्सी का लेंथ चेंज होगा क्या? ये जो है ये नो यहाँ पे फिक्स्ड है, तो यहाँ से जितना ये एक ऊपर गया उतना ही ये इधर लिपटा होगा। नहीं,
इसमें नहीं होगा, यहाँ पे लिपट भी तो रहा है। इस इंड का देखते हैं, तो इस इंड का स्पीड ओमेगा आर होगा। ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो ओमेगा आर। ये एंगल हो गया थीटा, तो ये भी एंगल हमको थीटा दिख रहा है। इधर ओमेगा आर कॉस ऑफ थीटा और इधर ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा। बोल रहा है कि ये जो रॉड है ये हमेशा हॉरिजेंटल ही रह रहा है। ठीक है, हॉरिजेंटल रहने का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। यस सर। ठीक है ना, कि रस्सी इतना तो भी इक्वल टू इतना के बराबर होना चाहिए। क्या निकालना क्या है? v इन टर्म्स ऑफ r ओमेगा थीटा, इतना ही आ रहा है। नो सर, ये नहीं है। क्या दिया है? तो ओमेगा आर बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ओमेगा आर बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओमेगा आर बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यस सर। मिनट, भी से इधर ऊपर जा रहा है ये एंड। अच्छा सॉरी, ये प्लेटफॉर्म इधर भी से ये भी तो जा रहा है, साथ में वो भी ऊपर जा रहा होगा। यस सर। ठीक है, इधर भी इधर मान लेते हैं आर ओमेगा। कंस्ट्रेंट से देखते हैं, ऊपर वाले फिक्स है, ये एंड है, फिर ऐसा है। देखो ऐसा है कि जैसे कि ये एंड इधर ऊपर भी से जा रहा है और ये एंड इधर भी से जा रहा है। ठीक है, तो इस रस्सी का अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आया, इस v का एक कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो इधर आएगा v ऑफ cos थीटा, और इधर जा रहा है ये r ओमेगा से। तो
कंस्टेंट मोशन लगा लेते हैं, ये L1 और इसको L2 बोल रहे हैं, तो L1 प्लस L2 जो होगा ये 0 कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट मोशन में बोल रहे हैं कि दोनों लेंथ सेम होगा, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? तो L1 L2 घट रहा है ना, मतलब दोनों, so तो दोनों के देखते हैं बीच में क्या हो रहा है। फिलहाल ये L1 और ये L2 है, दोनों के बीच का दूरी है, ना तो ये मूव कर रहा है, तो L1 L2 यहाँ से ये लिपट रहा है, ये L1 घट रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है, नहीं दोनों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये ठीक है। यानी कि एट द गिवन मोमेंट बोल रहा है, तो उस मोमेंट पे L1 प्लस L2 कांस्टेंट बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे एट द इंस्टेंट सोन की बात करा जा रहा है, तो यहाँ से हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना मिलेगा। अब हम बोले थे कि इस इक्वेशन को लिखने के लिए कि कौन सा घटा रहा है कौन सा बढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो ये एंड यहाँ पे हम फिक्स मान रहे हैं कि ये तो मूव कर नहीं रहा है, और ये एंड v से घट रहा है तो यहाँ पे माइनस v आएगा। यस, क्लियर है? और यहाँ पे फिर से लिखेंगे तो ये एंड तो फिक्स्ड है क्योंकि ये इसी से अटैच्ड है, तो इसको 0 मानेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि बढ़ रहा है कितने से, तो r ओमेगा माइनस v ऑफ cos थीटा से बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव के साथ लिखेंगे इक्वल टू 0। बढ़ कैसे रहा? मान लिए घट रहा होता तो लिख देते, इसको उल्टा लिखते, यहाँ पे माइनस वो तो करके कांस्टेंट है बीच का डिस्टेंस ना। क्या इस एंड का वेलोसिटी है, यस, यानी हम सिर्फ रस्सी का एक एंड देख रहे हैं, इस एंड के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, नो सर। ठीक है, यानी कि यहाँ का वेलोसिटी 0 है। इस एंड का वेलोसिटी इधर की तरफ ओमेगा आर है, इधर की तरफ भी cos थीटा है, ठीक है। अब हम किसको ज्यादा मानेंगे उस हिसाब से हम यहाँ पे साइन लिखेंगे। हम मान लिए कि वेलोसिटी जो है दोनों मिलकर लेंथ को बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पे प्लस ओमेगा आर को ज्यादा मान्य है, तभी वो बढ़ाना चाहता है। क्लियर है? बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ दो रस्सी के एंड देख रहे हैं। एक एंड जिसका पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, दूसरे एंड के पास हमको ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। अब हम मान लिए कि लेंथ बढ़ रहा है यानी कि ओमेगा आर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम उधर का डायरेक्शन ओमेगा आर माइनस वी कॉस थीटा वेलोसिटी लिखे और प्लस के साथ लिख लिए। तो यहाँ से हमको दिख रहा है वी इक्वल टू आर ओमेगा बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कंस्टेंट का यूज करे तो आ रहा है। सो दूसरे तरीके से नहीं बना सकते सर? दूसरा तरीका अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। रस्सी है, कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट यूज करना सबसे आसान होता है। उसमें समझ ही नहीं आता सर, कौन क्या कहाँ से ले। जब भी रस्सी दिखे अगर कुछ और नहीं बैठ रहा हो तो एक बार कंस्ट्रेंट यूज कर लिया करो। कंस्ट्रेंट में क्या होता है, जो भी लेंथ है जोड़ के कांस्टेंट कर दिए, डिफरेंशिएट करो, फिर इक्वेशंस लिखो। वो पॉइंट समझ नहीं आया। अज्यूम कर सकते हैं वो कि वो बढ़ क्या? रहा कौन सा? लेंथ L2। तुम घटता हुआ मान लो, घटता हुआ मानोगे, इस सिर्फ एक रस्सी है, यहाँ पे ये फिक्स्ड हो गया, ये घट रहा है यानी कि v cos थीटा माइनस ओमेगा आर लिखते हैं हम। यस सर। और जब घटता हुआ लेते तो यहाँ माइनस लिखते हैं, बोलो। यस, तो बात तो वही आ जाता। यस सर, सर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चंस तो किए हैं शायद हम लोग। एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, इस पे रस्सी लटका अटका हुआ है, यानी कि ऐसा है, इसके ऊपर ऐसा रस्सी, ठीक है, इधर से हम खींच रहे हैं, यही क्वेश्चन है।
यानी कि यहाँ पे हम इधर से देखें तो इस पे इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, टेंशन लगा रहे हैं vertically upward to prevent the center of mass from falling as the cylinder upwinds. ठीक है, अब ये सवाल ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। ठीक है, अब हम इसको कितना टेंशन दें कि सिलेंडर नीचे आए ना आए, यहीं पे ये घूमता रहे। ठीक है, फ्री है, जैसे कि रील ही समझो, और धागा का रील या फिर अपना पतंग जो उड़ाते हो उसको अगर हम पकड़ के ऐसा कितना तेजी से खींचे कि ये इसका सेंटर ऑफ मास नीचे ना आए, वहीं पे ये अनरोल होता रहे। क्वेश्चन क्लियर है? जैसे सर चलो, बस इसमें हिंट दीजिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मास m है, रेडियस r है। क्वेश्चन ये है कि हम इसको खींच रहे हैं, यानी किसी स्पीड यानी किसी टेंशन से खींच रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं है, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है जहां पे था वहीं, यानी कि नीचे नहीं गिर रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पे वो अनवेल्ड हो रहा है, यानी कि अनबाउंड हो रहा है। क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वहां पे ऐसा बांध के इसको छोड़ दिए थे, नीचे गया था। यस सर। ठीक है, इसमें कह रहा है नीचे नहीं जा रहा, लेकिन हम रस्सी को ऊपर खींच रहे हैं और इसका सेंटर ऑफ मास वहीं रह रहा है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, सोचना सर ट्राई किए थे तो क्या किए थे। सर इसमें जो mg के से जो एक्सेलरेशन आता था उसको पुट किए, और फिर टॉर्क से जो एक्सेलरेशन आता था, फिर रिलेट करने में तो मुश्किल हो गया सर, कैसे रिलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास पे, तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ना, मतलब से डाउन नेट जो डाउनवर्ड जा रहा है ना, इसलिए। सर अगर सेंटर ऑफ मास अगर इक्विलिब्रियम रहेगा तो सर टी और mg तो इक्वल होना चाहिए। टी और सही। एम जी इक्वल होना चाहिए। और सर टॉर्क तो सिर्फ रोटेट करने में हेल्प कर रहा है वो। और कोई तो एक्स्ट्रा एफर्ट ये नहीं भी है। तो अनवेल्ड होके, ये भी तो स्ट्रिंग, ये भी तो बढ़ रहा है। ऐसा था, तो ये वाला एंड रस्सी जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। बोलो। तो वही कहानी है कि यहाँ से ये रस्सी को पकड़ो, यहाँ से जो है इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना जाएगा, कितना वो चेंज हो रहा है। यस सर। ठीक है, सर ट्राई तो करते हैं। ठीक है, तो एक बार कोशिश करना, जैसे जो पिछला क्वेश्चन किए थे हम लोग, तो यहाँ से छोड़े थे, बोले कुछ देर नीचे आ गया, उसके बाद हम लोग रस्सी का स्ट्रिंग का लेके सॉल्व किए थे, वैसे ही उसी के फ्रेम में इसको भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बता देंगे। ये- ठीक है, बाकी लोग क्वेश्चन किए हो सब? सर एक हेलो, हेलो, अंशिका, रवि, यस सर। बाकी लोग क्वेश्चंस किए हो, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। यस एचसी सर। वर्मा का था, एचसी वर्मा बुकलेट, ये सब क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। अगर अभी समझ में आ भी जा रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तब तो कोई चारा ही नहीं है, पूछना चाहिए। लेकिन अगर आ भी रहा है और क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो आगे चल के वो कष्ट बन जाएगा। ठीक है, तुम सब जो क्वेश्चंस है उसको खत्म करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें
करना क्या है वो सोचोगे तब जाके और क्लियर होगा। ठीक है, ये अभी तो इसी का क्वेश्चन है। स्लीपिंग का मतलब कि रोलिंग का क्वेश्चन है, तभी तो रोलिंग चल ही रहा है, तो उसको देख लो पूरा, उसके बाद देखते हैं इसको। टेस्ट पेपर एनालिसिस कीजिए ना क्या? फिजिक्स का। फिजिक्स में मार्क्स नहीं पड़ रहा सर, एक बार एनालिसिस कीजिए ना। तो उसके लिए तो एक बार देखेंगे सबका, तब तो किसका कितना क्या आया है, अभी देखे नहीं है। खोल लीजिए ना वो आईडी, उस पे जो क्वेश्चन था सर उसको सर अचानक ठीक है से आता है तो सर पता नहीं चलता सर क्या करना, वो ब्लर हो जाता, ब्लैंक हो जाता। तो ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक बार पहले से तुम लोग का मार्क्स ये सब देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है किसका क्या आ रहा है। अब अभी खोलेंगे तो देखने में ही समय चला जाएगा, कौन कहाँ मार्क्स क्या नहीं पड़ गलती रहा कर सर। रहा है। ठीक है, एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ क्या तुम लोग का, कहाँ गलती की हो। ठीक है, एक बार हमको उसको देख लेने दो कि सबका कितना क्या नंबर आ रहा है और कैसा लिखे हो, तो अभी उसके भी देख बाद सकते देखते हैं। हैं। नहीं तो पहले का भी पेपर देखना पड़ेगा ना। ठीक है, यस। और अभी है एक एक का देखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे में समय बर्बाद जाएगा, और पहले से देखा हुआ रहेगा तो आइडिया रहेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग रोलिंग पढ़ रहे थे। और एक चीज की फिजिक्स जो है यही तुम लोग का रैंक जो डिसाइड करेगा वो सब्जेक्ट रैंकिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, नहीं कि अगर केमिस्ट्री बढ़िया है तो बहुत ज्यादा नंबर उठा सकते हो। ठीक है, स्कोरिंग हो जाएगा, निकाल सकते हो, यानी क्वालिफाई करना है तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ है तो मैथ्स के लिए सॉल्व करके एवरेज नंबर भी लाओगे तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर अच्छा रैंक चाहिए तो फिजिक्स अच्छा होना चाहिए। मैथ्स में कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है, तो मैथ्स का तो लेके कहा जाता है कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बनता ही नहीं है, उसमें तो है कि एक रास्ते से जाना है। ठीक है, केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है स्कोर करने के लिए, क्योंकि उसमें जो चीज है वही है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे तो फोकस करो ही, क्योंकि जितना ज्यादा वो याद रहेगा उतना ही टाइम सेविंग भी होता है, और टाइम अगर सेव हुआ तो उसको तुम दूसरे में दे सकते हो। फिजिक्स है तो फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन 10 से 15 रहते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के बिना पेन का सॉल्व कर सकते हो, तो 10-15 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे, अगर तुम्हारा से एडवांस में कंसेप्ट क्लियर है तो। हाँ, ये मेंस का हम बता रहे हैं, एडवांस में तो बिना थोड़े होगा, मेंस के बात बता रहे हैं। ठीक है। यस सर। और वो 15 क्वेश्चन भी मायने रखते हैं, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है रैंक चाहिए तो। और रहा बात मैथ्स का, तो मैथ्स में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। और फिजिक्स का है तो एनालिटिकल सोचने का भी कोशिश करो, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से, तो प्रैक्टिस से ही आएगा।
क्योंकि हर क्वेश्चन को सामने ला पाना, बता पाना मुश्किल होता है। और टेस्ट पेपर जो देते हो तो उसको भी ठीक से एक बार बाद में भी देखो, क्योंकि उसमें बहुत चीजें, हम जो क्वेश्चन देते हैं उसमें मोस्टली 2-3 कंसेप्ट पे रहता है। एक तो जो हम लोग पढ़े हों, ठीक है, जो पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाए इस बेसिस पे। दूसरा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मान लेते हैं क्लास में किए हैं, वो हम नहीं बता पाए हों, ठीक है, थोड़ा मोड़ा है पॉइंट है, इस टाइप के भी होते हैं, तो वो सारे चीजें दे रहते हैं। और तीसरा कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अभी क्लास चल रहा है, पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आगे 1-2 लेक्चर जो आने वाले हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे भी देते हैं कि अगर तुम्हारा सोचने का कैपेसिटी क्या है। तो मार्क्स से ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको एक बार फिर से देखने का कोशिश जरूर करना, सब क्योंकि जो भी पुराना क्वेश्चन थ्योरी वाला सेटअप, क्वेश्चन भूल जाते हैं। पुराना थ्योरी वाला मतलब जैसे बहुत स्टार्टिंग का चैप्टर है सब वाला। ठीक है, ये सब तो होता है, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में ज्यादा होता है। फिजिक्स में अगर तुम एक बार बढ़िया से पढ़ लो तो अभी तक देखोगे कि जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं वही सेकंड में यूज किए हैं, फर्स्ट सेकंड का थर्ड में, ऐसा चलते आया है। दिख रहा है कि सब यस एक सर। दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर तुम शुरू से वही अच्छे से करते गए हो तो रिवीजन का जरूरत कहाँ है? मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में और केमिस्ट्री में ज्यादा। केमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको हमेशा तुमको देखते रहना पड़ेगा। ऑर्गेनिक पता नहीं चालू हुआ है कि नहीं, ऑर्गेनिक का फंडा है, तुम एक सप्ताह नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे। बहुत कम लोग होते हैं जो याद रख पाते हैं, तो उसको हर सप्ताह, हर 10 दिन में फिर से शुरू से एक बार रिवीजन करना पड़ता है। तो अगर शुरू हो तो शुरू से इस चीज को मेंटेन रखोगे तो लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, और फिजिक्स का अगर बोल रहे हो तो फिजिक्स में अभी 12th का भी जो हम लोग फर्स्ट शुरू से करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टेट हो, कैपेसिटर, करेंट, मैग्नेटिज्म, सारा ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो जो शुरू में बंक मार देता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे यही सब सवाल है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने नहीं आता है हमको, इक्वेशंस लिखने नहीं आते न्यूटन्स लॉ के, तो हम यहाँ भी मात खाएंगे, ये भी कुछ हमको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्या लॉ, वो जो हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे मोशन के, वो हम नहीं जानते हैं। सर्कुलर मोशन का इक्वेशन सेम टू सेम वही है, तो अगर हम वो नहीं जानते हैं तो ये भी नहीं जानते। और ये अगर पढ़ने बैठ गए तो जब हम वो नहीं जानते तो हमको कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो शुरू शुरू में मान लेते हैं बंक किया, कुछ किया है, तो जाए कर लेंगे, तो उनके लिए अभी ये कष्ट का रूप धारण कर लिया होगा। कष्ट इस सेंस में कि हम लोग जो पहले नहीं किए हैं वो भी आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो चीज आ रही है आज के डेट में तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम लोग किए होगे। ठीक है, फिर से उतना बताने का समय नहीं है। और क्लासरूम में सब रहता है तो वहां पे आदमी कॉपी नोट्स देखता है तो थोड़ा बहुत बता भी देता है, कह रहे यहाँ ऐसे नहीं, ये चीज करना था। हाँ, तो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भी नहीं समझ आ रहा है तुम किस अप्रोच से जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब डिमेरिट है, लेकिन फिर भी अगर किसी का पीछे से छूटा है तो रिवीजन करना शुरू कर दो। और रोटेशन के बाद अगर कोई भी फिजिक्स में ऐसा है जो शुरू से नहीं किया है, छूट गया है, तो अभी वाले टॉपिक्स में लिंक्ड है तो कुछ समझने में दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हो तो ठीक है। पीछे से भी धीरे धीरे करो और मेकअप कर लो। और इस चैप्टर के बाद जो शुरू होगा वो लगभग नया कंसेप्ट शुरू होगा। ठीक है, इधर के चीजें रहेंगी, मैकेनिक्स जो है हर जगह यूज होगा। ठीक है, कोई सा भी हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वहां मैकेनिक्स यूज होगा ही होगा, बेसिक चीजें। खैर,
आगे आने वाली चीजों में उतना ज्यादा नहीं है, नया कंसेप्ट पे शुरू होगा। जैसे एसएचएम वेव पढ़ेंगे तो एसएचएम किसको कहेंगे, वेव क्या होता है, साउंड वेव होगा, तो थोड़ा अलग चीज होगा इससे के कंपैरिजन में। वहां भी स्पीड एक्सेलरेशन रहेंगे तो उतना बहुत सबको आता है। ठीक है, तो नया कंसेप्ट है, वहां से अगर शुरू करो तो वहां से भी सीख सकते हो। और दूसरा एक चीज और, सेकेंड पार्ट शुरू होने से पहले ही हम बता देते हैं कि सेकेंड पार्ट में बहुत सारे चैप्टर हैं और सारे छोटे छोटे हैं और सब में भर भर के फॉर्मूला है और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, जैसा पढ़ोगे तो लगेगा केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं मोस्टली चैप्टर्स में, फिर भी फिजिक्स है तो समझने वाले चीजें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो खैर वो तो तब की बात है। तो अभी के टाइम में जो भी पीछे का छोड़ चुके हो या फिर पीछे नहीं किए हो और तो अभी दिक्कत है तो उसको सॉल्व करो, पीछे वाला चीज भी पढ़ो और इसको भी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगले साल टाइम नहीं रहेगा इस समय पे, उसके बाद एग्जाम तक टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, अभी टाइम है, कर लो, क्योंकि अगले साल 12th जब आ जाओगे, 12th जब खत्म होने वाला रहेगा तो स्कूल का अलग टेंशन, एग्जाम का अलग टेंशन, सारे एग्जाम खत्म होते होते तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पीछे की चीजें जो तुम करे होगे वही तुम्हारे लिए लगेगा कि वही कर लेते हैं, बाकी सब मोह माया है। और बाकी एक बार देखते हैं तुम लोग कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, फिर एक दिन उस पर भी सो चर्चा होगा, तो सब पार्टिसिपेट करोगे तब पता भी चलेगा कि हाँ क्या दिक्कत हो रहा है। हाँ बोलो। सो ये टेस्ट सर हर 2 वीक में लेना जरूरी है? जरूरी तो कुछ भी नहीं है। ठीक नो है, सर, मतलब टेस्ट इज, हाँ 3 वीक्स नहीं हो सकते सर, इसमें बहुत ज्यादा सर कोई खास असर नहीं हो रहा, ऊपर से और ज्यादा बर्डन हो जा रहा है, टाइम भी चला जा रहा है, 6-6 घंटा 7-7 घंटा इसमें चल जाते हैं। तो एडवांस वाले तो हर 2 वीक पे थोड़े हो रहा है। सर फिर भी तो वो पीरियोडिक जो होता है सो उसको भी अटेंड करना पड़ता है, वो भी 3 घंटे से कम नहीं होता। हाँ तो उतना तो करना पड़ेगा ना। टेस्ट टेस्ट लिया क्यों जाता है, एक चीज तो दो पर्पस होता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद को एनालाइज करो। टेस्ट का मेन पर्पस होता है सेल्फ एनालिसिस, कि हम जो सर किए हैं कितना किए हैं। वही नहीं हो पाता है सर, अगर एक का एनालिसिस करने जाते हैं सर तो दूसरा टेस्ट सर पे आ जाता है, और सर और जो करंट टॉपिक चल रहा है सर उसका भी कॉन्सेप्ट सर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, और पीछे वाले जो पढ़ रहे होते हैं सोचिए पीछे का रिवीजन करने जाए तो उसमें भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इन सब चीजों पे एक दिन डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी सब भी पार्टिसिपेट करोगे तब भी, क्योंकि सबका सुनना पड़ेगा, सबके हिसाब से कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम होगा, तब तो फिर दिक्कत ही रहेगा। ठीक है, ऐसे टेस्ट का मेन पर्पस यही होता है कि हाँ जो चीज पढ़ाया गया है तुम उसको एग्जाम में दे रहे हो तो तुम कितना क्या स्कोर कर रहे हो, कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते ठीक हैं है सर। कि पढ़ लिए, एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं किए, तो एग्जाम में देखते हैं बैठते हैं तो लगता है कि अच्छा छोड़ो ये एग्जाम तो खराब गया, अगले दिन से हम पढ़ना शुरू करें, फिर अगले दिन से वही काम शुरू करते हैं, फिर से नेक्स्ट एग्जाम आ जाता है, वो सिलसिला चलते रहता है। खैर ठीक है, तो एग्जाम वाला हम देख लेते हैं, उसके बाद बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो, कहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ प्लानिंग व्लानिंग कुछ भी होगा कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबका पार्टिसिपेशन रहे तब ज्यादा अच्छा है कि हाँ किसको क्या दिक्कत है। मान लेते हैं फिजिक्स का ही है तो कहाँ पे क्यों दिक्कत आ रहा है क्या नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो है कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम है उन्हीं की वजह से हम लोग जानते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं जब पढ़ रहे थे तो, फिर बाकी दोस्त लोग भी किया है उससे भी, बाकी जो और भी अभी स्टूडेंट सब पूछते हैं तो उनसे पता चलता है, तो वही जो मेजर मेजर होते हैं वो हम लोग बता रहे हैं। बाकी अगर इंडिविजुअल और किसी का कोई प्रॉब्लम रहता है
तो जब तक शेयर नहीं करोगे कोई पता नहीं चलेगा, तो उस पर कुछ विचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज देखते हैं आगे। हम लोग रोलिंग पढ़ रहे थे, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में हम लोगों ने देखा था कि प्योर रोलिंग ऐसा सिचुएशन है जब v यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास r ओमेगा के बराबर हो जा रहा था। ठीक है, सबको याद होगा कहाँ पे कैसा। तो इधर की तरफ v सेंटर ऑफ मास है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये इधर की तरफ r ओमेगा ऐसा लिख रहे थे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था उसका स्पीड अगर रेस्ट सरफेस पे है तो 0 होना चाहिए। यही था कंडीशन हमारा प्योर रोटेशन का। और जब प्योर रोटेशन शुरू हो जा रहा है, ठीक है, रोटेशन जब शुरू हो जा रहा है तो कंटिन्यूअस उस स्पीड से चल रहा है, यानी कि जब प्योर रोलिंग शुरू हो चुका है तब फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 0 हो रहा है। लेकिन प्योर रोलिंग से पहले तक जो भी रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका स्पीड बढ़ाने या घटाने का काम कर रहा है। क्लियर है? जिसका एनालिसिस हम लोग लास्ट क्लास करे भी थे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद ड्यूरिंग रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग नहीं करें, सिंपली रोलिंग फ्रिक्शन इज क्या होगा बताओ, स्टैटिक या काइनेटिक? जैसे हम लोग प्योर रोलिंग में देख रहे थे, जब Static. प्योर रोलिंग शुरू हो जा रहा है तब फ्रिक्शन 0 हो रहा है, लेकिन उसके पहले तो फ्रिक्शन एक्ट कर ही रहा था। अगर हम ओमेगा दे रहे थे तो स्पीड प्रोवाइड करा रहा था, वेलोसिटी दिए थे तो ओमेगा प्रोवाइड करा रहा था। तो फ्रिक्शन कैसा था, स्टैटिक या काइनेटिक? बोलो। Static. स्टैटिक। रोलिंग में फ्रिक्शन जो लगता है वो स्टैटिक लगता है, क्योंकि ये सरफेस पे लग रहा है, इस पे ऐसा ये रोटेट करके ये पॉइंट जो है हर बार ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है। काइनेटिक कहते थे जब घर्षण होता। खैर, अब एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ फाइंड करना है, यानी कि बहुत कुछ इसमें सीखना है। जो हम लोग लास्ट क्लास एनालाइज किए थे उसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक ऐसा कोई भी, मान लेते हैं डिस्क ही है, इसका सर मास m है, रेडियस, हाँ, सर स्टैटिक फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है? स्टैटिक फोर्स एक्सेलरेशन बढ़ा सकता स्टैटिक है? फ्रिक्स, हाँ, यहाँ रोलिंग के केस में देखो, वहां पे अलग केस थे, यहाँ रोलिंग हो रहा है, ठीक है। तो रोलिंग में क्या हो रहा है कि जब भी, जैसे वहां पे क्या था कि ये बॉल है, रोटेट कर रहा है, अभी ये पॉइंट पे लगा, ठीक है, जस्ट मोमेंट के बाद ये जो बॉल है ऐसा कुछ हो जाएगा और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, दूसरे पॉइंट पे लगने लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि हर बार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होते जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे हम लोग ब्लॉक है तो ब्लॉक पे ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि रोलिंग है तो हर सेकंड क्या मतलब, रोल कर लो तो हर मोमेंट के बाद जो पॉइंट कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट छूटता हुआ फील कर सकते हो। खुद ही सोचो, एक चक्का रोटेट कर रहा है तो हर समय जो पॉइंट है वो कांटेक्ट छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होगा। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको मोस्टली हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन नाम दे देते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हेलो, यस सर। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लेट से इसको वेलोसिटी v नॉट दे रखे हैं, सरफेस जो है रफ है यानी कि म्यू है, ये नॉन जीरो है। अब हम इसको स्लोली इस पे पुट कर दिए, ठीक है, अब हम इसको इस पे पुट कर दिए कब,
जब समय 0 था, t इक्वल टू 0 पे हम इसको इस पे पुट कर दिए। हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि अगर ऐसा हमारे पास कोई भी स्फीयर, डिस्क कुछ भी है, अगर ऐसा हम रखते हैं तो फ्रिक्शन वाले सरफेस पे यानी रफ सरफेस पे तो एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट टू द मोशन, यानी कि जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसके कारण इसमें रोलिंग भी शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस करा था। अब उसी में हम बोल रहे हैं कि फाइंड करो पहला समय व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। ठीक है, हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी बॉल या किसी भी स्फेरिकल चीज को अगर हम ऐसा वेलोसिटी देते हैं तो रोल करने लगता है। जब तक रोलिंग शुरू हो जाएगा, भी घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा ऐसे केस में, और वो जब तक होगा जब तक कि ओमेगा आर इक्वल टू वी ना हो जाए। तो वही पूछ रहे हैं कि ये समय बताओ कि कब तक, ठीक है, वो समय कितना लगेगा इन द टर्म्स ऑफ गिवन जो भी डेटा है उसके टर्म्स में। सेकेंड, ओमेगा एंड वी pure rolling starts. Third, work done by friction. क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? सवाल यह है कि एक बॉल है, इसको हम वेलोसिटी दे दिए, यहाँ ओमेगा भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ वेलोसिटी दे रखे हैं। क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया पहला। So 2 mu g, 2 mu g. क्या चीज? टाइम। Yes. टाइम 2 म्यूजी आ रहा है। सर 2v बाई म्यू जी, 2 भी बाई म्यूजी? मतलब 2r ओमेगा बाई म्यू जी। नहीं, v नॉट बाई 3 म्यूजी दे रखा है। So v naught by 2 mu g. 3 म्यूजी है। So डिस्क है ना ये? हाँ, चलो देखते हैं। पहला, जब हम इसको सरफेस पे रखे होंगे तो इसका स्पीड तो इधर v नॉट है, ठीक है, इधर की तरफ यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू कर रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना एक्ट कर रहा होगा? तो म्यू एम जी।
अब अगर यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस म्यू जी। वेलोसिटी अगर लिखते हैं तो वेलोसिटी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वी नॉट माइनस 80, ये लिखते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस 80, तो a है माइनस म्यू जी, u है v नॉट, तो v नॉट माइनस म्यू जी टी लिख दी। अब यहाँ साथ में ये ऐसा ओमेगा से रोटेट भी होने लगेगा, तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमको टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास होगा, तो टॉर्क अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F इंटू आर। ठीक है, F क्या है, तो म्यू एम जी आर। और टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ से हम अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको फाइनली क्या करना है, ओमेगा और भी में एक रिलेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्योर रोलिंग जब शुरू हो जाएगा उस समय पे ओमेगा आर इजकल टू वी के बराबर होगा। ठीक है, तो उस समय हमको अगर वी और ओमेगा पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि v इजकल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, तो v है v नॉट माइनस म्यू जी टी किसी टाइम t पे, उसी समय पे हम ओमेगा भी फाइंड कर लें। ओमेगा भी अगर फाइंड कर लें तो हम वहां पे ये रिलेशन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं जो भी कुछ आएगा। तो उसके लिए हमको अल्फा मिला, क्योंकि इनिशियल ओमेगा तो 0 था, तो यहाँ से हम अल्फा लिख सकते हैं म्यू एम जी आर बाई आई। आई कितना होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, यही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम कट जाएगा, 2 म्यू जी बाई आर, ये हमको अल्फा है। अगर अल्फा यहाँ से हमको मिल गया तो हम लिख सकते हैं ओमेगा। ओमेगा को भी इसी फॉर्मूले से ओमेगा नॉट प्लस में आएगा ये, तो टी 2 म्यू जी अल्फा इंटू टी। ये एक इक्वेशन ये आया और दूसरा इक्वेशन ये आया। अब किसी समय पे फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है, ये भी जो होना चाहिए आर ओमेगा के बराबर होना चाहिए, तो रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो वी नॉट माइनस म्यू जी टी इजकल टू, यहाँ से हमको मिल रहा है 2 म्यू जी टी, यहाँ से हमको मिल जाएगा टी इजकल टू वी नॉट बाई 3 म्यू जी। क्लियर है? यस। ठीक है, क्या किए हैं यहाँ पे, बस एक काम किए हैं कि हाँ भाई फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन दे दिए, उसके बाद का जो भी कहानी है वो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, क्लास 9 से करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग सारे इक्वेशंस जानते हैं, बचपन से ये सब चीजें काम करते आ रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करना मोशन की। अब हमको समय मिल गया तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं आराम से, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन v निकालना है, तो v कितना था, v नॉट माइनस 2 म्यू जी टी। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, म्यू जी कैंसिल, 2/3 v नॉट बाई 3 आ जा रहा है शायद। ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 माइनस म्यू जी, यहाँ से 2 v नॉट बाई 3 आ जाएगा। ये आ गया, तो ओमेगा आराम से लिख सकते हैं, ये भाई आर होता है 2 v नॉट बाई 3 आर। क्लियर है इतना? यस। अल्टरनेट मेथड हम लोग देखते हैं, अल्टरनेट मेथड टू फाइंड v या फिर ओमेगा, यानी कि सिर्फ हमको v या ओमेगा टाइम और कुछ का हमसे कुछ नहीं कहा रहा था, सिर्फ हमको बोलता है कि फाइंड करो कि वेलोसिटी क्या होगा जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा या ओमेगा क्या होगा तब। तो ये मेथड हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड है ये। हमारा मान लेते हैं कि रोल कर रहा था v से,
किसी टाइम t पे एट एनी टाइम, ठीक, किसी समय पे ये ओमेगा ऐसा था, ठीक है। पहले तो हमने देखा था कि इसको हम v नॉट स्पीड दे रखे थे और ये किस समय के बाद ऐसा हो गया। अगर हम कोई भी इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इस लाइन पे अगर हम पॉइंट ले लेते हैं तो जो भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा उस फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट ए क्या होगा बताओ, बोलो। जीरो। जीरो होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम और फोर्सेस देखते तो mg नॉर्मल देखते तो mg और नॉर्मल के टॉर्क क्या होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होता, उन दोनों का जीरो होता होता। यानी कि नेगेटिव यस। हमको क्या दिख रहा है अबाउट ए, अगर वो पॉइंट हमारे इस सरफेस पे है तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अबाउट ए, यानी कि पॉइंट ए, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कह सकते हैं। तो अगर ऐसा कह सकते हैं तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल हम लोग यूज कर सकते हैं। एल इनिशियल अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान से देखो एम वी नॉट इंटू आर नजर आ रहा है, ठीक है। फाइनल अगर देखेंगे तो हमको कितना आ रहा है बताओ। सो आई ओमेगा प्लस हम्म, एम वी आर। ठीक है। फाइनल अगर लिखेंगे एल फाइनल तो आई ओमेगा प्लस एम वी आर, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर प्योर रोलिंग है तो ओमेगा को हम पुट कर सकते हैं वी बाई आर, आई लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर ही लेते हैं। वी नॉट इजकल टू एम आर बाई टू एम आर इंटू ओमेगा को हम वी बाई आर पुट कर रहे हैं प्लस वी। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वी इजकल टू 2/3 वी नॉट मिल रहा है, सेम चीज यस। मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ v और ओमेगा का है तो हम लोग ये चीज फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि ऊपर टाइम भी निकालना था तो वो मेथड हम लोग यूज किए। तो अल्टरनेट मेथड है, सिर्फ अगर v और ओमेगा दे तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। टॉर्क रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करता क्या, है, टॉर्क रेफरेंस एक्सिस पॉइंट के पे डिपेंड अबाउट, करता एक्सिस के अबाउट ही तो टॉर्क निकालते हैं, किसी भी कोई भी एक्सिस किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो उस एक्सिस के है। अबाउट यस पे ही ना डिपेंड करता है। यस सर। और और बोले थे कि अगर ऐसा हो तो सेम एक्सिस के अबाउट ही देखेंगे सब कुछ, तो चीजें। और यहाँ से एल आई लिखें तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना जानते हैं, काई सेंटर ऑफ मास ओमेगा और फिर उस पॉइंट के अबाउट लिख लेंगे। क्लियर है, अब वर्क डन यस। फाइंड करो। तो क्वेश्चन तो दिखाई ना हो। फ्रिक्शन से वर्क डन इस दौरान कितना हुआ होगा। यानी कि जब प्योर रोलिंग शुरू हो गया यानी कि वी नॉट बाई 3 म्यूजिक के बाद तो फ्रिक्शन एक्ट करना ही बंद कर दिया, जो भी वर्क किया होगा उसके पहले ही किया है। तो यस। फ्रिक्शनल फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, जैसे मन वैसे फाइंड करके बताओ।
आ गया। एक सेकंड। So mv squared by 18. mv square by 18। So v naught v naught square by 18 तो नहीं आएगा। किए क्या हो? हेलो। sir, total change in kinetic energy. ठीक है, उतना किए हो तो फिर आंसर आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं। इसमें भी एक चीज हम लोग को सीखना है। यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो समय पता है, इनिशियल स्पीड पता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे F लग रहा है जो कि है म्यू mg। इतना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट पता कर ले तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे स्पीड जो हो गया है वो v नॉट 2v0/3 हो गया है, तो हम s लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से अगर लिखेंगे तो 4v0 स्क्वायर बाई 9 माइनस v0 स्क्वायर बाई 2a। एक्सेलरेशन था म्यू जी, माइनस में था। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना, 5v0 स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। ठीक है, इसको अभी हम फिलहाल लिख के रखे हैं, काम है इसका, बताएंगे बाद में क्या यूज कर रहे हैं। 18। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछा जाता है तो हम ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते थे, इतना आ रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करें तो ये हम एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में है तो कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि म्यू एम जी इंटू 5v0 स्क्वायर बाई 18 म्यू जी। ठीक है, डायरेक्शन का देखें तो माइनस में आएगा, तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, ये हमको मिल जा रहा है -5 mv0 स्क्वायर बाई 18। इतना किसी का आंसर आया है? बोलो। किसी का नहीं आया, मतलब कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया है। बढ़िया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हो उसके कारण वर्क डन जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण होगा। अब यहाँ मेरे पास फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो mg है, नॉर्मल है एंड फ्रिक्शन है। तो mg और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर है तो उसके कारण वर्क 0 होगा। ठीक है, mg यानी कि वेट और नॉर्मल जो लग रहे हैं, यानी कि ऐसा अगर ब्लॉक है, इधर की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों का वर्क 0 होगा। जो होगा यहाँ पे वर्क डन फ्रिक्शन का ही होगा। और कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताओ? half I omega square हाफ plus आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mv square हाफ
एम वी स्क्वायर, और इनिशियली हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यस ठीक है, तो हम भी के टर्म में ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एम, ओमेगा कितना था, सर 2v नॉट by 3r। आर ओमेगा इक्वल टू था, तो इसको 2/3 यानी कि 4/9 वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यस ठीक है, प्लस 1/2 एम इंटू 4/9 वी नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 एम बी नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, मैंने ऐसी मेरा सॉल्व की तो सर शायद वही आ रहा 5 MB स्क्वायर बाई 18। कितना आ रहा है यहाँ सर से 5 MB स्क्वायर बाई 18 आ रहा 5 एम बी नॉट स्क्वायर बाई 18 कैसे आ रहा है, पक्का एम बी नॉट टोटल को स्क्वायर तो सॉल्व कर। कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, एम बी नॉट स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 1/9 प्लस 2/9 3/9 माइनस 1/2, यही आ रहा है 6 माइनस 3 यानी माइनस 3/18 एम बी नॉट स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, माइनस 1/2 एम बी नॉट स्क्वायर, कितना आ रहा है ना। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे हम जब ऐसे फाइंड किए तो इतना आंसर आया है, और ऐसे फाइंड कर रहे हैं तो इतना आया है। दोनों मेथड से हमने फाइंड करा, और दोनों से देख रहे हैं कि ऊपर वाले मेथड से हमको कुछ और मिला, इससे कुछ और मिला, कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों। सोचो, बोलो। सेकेंड मेथड यानी कि जो हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फाइंड कर रहे हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत है क्या, हम लोग कुछ भी ऐसा किए हैं जो कि हमें गलत लगे, नहीं, यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर जो है ये हमारा सही 6 होगा आंसर ना है। वहां पे। अच्छा हाँ 6, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। तो ऊपर वाले आंसर में क्या गलती है, कोई बता सकता है, बोलो। सर शायद वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैट वर्क डन तो वही करके दे रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा का है, सोच लो तो बढ़िया है, सर बहुत ही फोर्स ऑफ माइनर फ्रिक्शन चीज। कांस्टेंट है। हाँ तो कांस्टेंट फोर्स वर्क नहीं करता है क्या, कांस्टेंट फोर्स अगर वर्क लगता है, डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क तो होता ही है। और एनी कोई और, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, माइनर सा। सोचो कि यहाँ जो फ्रिक्शन है वो क्या क्या कर रहा है, फ्रिक्शन का काम यहाँ रोलिंग पे के क्या है। साथ। सर रोलिंग हाँ सा ट्रांसलेशन। हाँ, रोल भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे जो हम वर्क निकाले हैं उसमें हम सिर्फ ट्रांसलेशन का। किस चीज को कंसिडर किए हैं, ट्रांसलेशन का, यानी कि ये जो फ्रिक्शन का वर्क है ये वर्क डन इन ट्रांसलेशनल के लिए है। ठीक है, अगर हमें, मेरा पर्पस ये बताना इसलिए था क्योंकि अगर बहुत कोई अगर ऐसा सोचा हो, ये आंसर लाया हो, तो यहाँ पे ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये जो आंसर है ये सिर्फ ट्रांसलेशनल के लिए ही है। ठीक है, वर्क यहाँ पे जो फ्रिक्शन कर रहा है वो सिर्फ ट्रांसलेट करने में ही नहीं बल्कि रोटेट करने में भी वो कार्य कर रहा है। तो जब रोटेट करने में भी वो एक कार्य कर रहा है तो कुछ रोटेशनल वर्क भी किया होगा, मानते हो।
ठीक है, तो Yes, वही sir. अगर हम रोटेशनल वर्क की बात करें, वो भी फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है कि नहीं। तो वर्क डन बाय अगर रोटेशन की बात करें फ्रिक्शन का, तो हम यही लिखेंगे टॉर्क इनटू डी थीटा। क्या होगा, यही होगा, वर्क डन यही होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू एम जी आर, यही हमारा टॉर्क है, डी थीटा, कहाँ से कहाँ, तो थीटा 1 यानी 0 था, थीटा से 0 से थीटा तक, यानी कि हम सॉल्व करके आ जाए म्यू एम जी आर, सब तो कांस्टेंट है, इनटू थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि टॉर्क कांस्टेंट लग रहा है, यानी कि अल्फा कांस्टेंट आया होगा, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बाई 2 अल्फा से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल है 4/9 वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। अल्फा कितना था, Mu अल्फा mg, था mu 2 mgr. मी अल्फा 2 म्यू जी बाई आर था ना, ठीक है, ठीक है, अल्फा 2 म्यू जी बाई आर था। तो यहाँ से 4 कट जा रहा है, तो कितना मिल रहा है हमको, वी नॉट स्क्वायर बाई 9 म्यू जी आर, ठीक है, थीटा आया। तो इतने के लिए अगर हम वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल लें, यानी कि रोटेशनल का बात कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो जी आर म्यू जी आर कट जा रहा है, तो यहाँ हमको मिल रहा है एम वी नॉट स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो अब अगर हम वर्क डन टोटल निकालेंगे, यानी कि वर्क डन रोटेशनल प्लस वर्क डन ट्रांसलेशनल, ठीक है, रोटेशनल प्लस अगर ट्रांसलेशनल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो रोटेशनल हमारा आया था -5 एम बी नॉट स्क्वायर बाई 18, और ये आ रहा है 2 एम बी नॉट स्क्वायर बाई 18, ठीक है, 1/9 है तो 18 कर दिए, तो ये हमको कितना मिल जा रहा है, -3/18 एम बी नॉट स्क्वायर। क्या Yes, हमको sir. फिर से सेम मिल रहा है जो कि हम लोग ऊपर काइनेटिक एनर्जी वाले से निकाले थे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये Yes, sir. बताने का पर्पस यही था सिर्फ कि अगर ऐसा वर्क दे तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो है छोटा पड़ेगा हमारे लिए, और अगर हम सिर्फ ऊपर वाला सोचते रहते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, ऑप्शन में वो भी रहता और हम लोग आसानी से टिक मार के आए होते। तो यहाँ सोचने वाली बात यही थी कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो सिर्फ ट्रांसलेशन में ही नहीं बल्कि रोटेशन में भी कुछ वर्क कर रहा है, रोटेशन में पॉजिटिव वर्क कर रहा है और ट्रांसलेशन में निगेटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हम रोटेट करा रहे हैं तो उसका ओमेगा बढ़ रहा है और ट्रांसलेशन में वेलोसिटी घट रहा है, यानी ट्रांसलेशन में निगेटिव वर्क कर रहा है और रोटेशन में पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम वर्क की बात करें तो फोर्स क्या क्या वर्क कर रहा है। पहले जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ ट्रांसलेशन था, इसलिए हम लोग यहाँ पर रोटेशन का कोई चर्चा करते भी नहीं थे, फिर रोटेशन आया, फिर अब यहाँ दोनों चीजें हो रही हैं, तो जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो दोनों में किया होगा। अब पता नहीं कोई एक फोर्स अगर एक्ट करे रोटेट ना कर, यानी कि ऐसा अगर हम बोलते कि ये है, यहाँ पे हम फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास से लगा, तो ये फोर्स रोटेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा। मान लेते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट हो भी तो ये फोर्स सिर्फ ट्रांसलेशन में वर्क करेगा, क्योंकि इस फोर्स का कोई भी जो है पार्ट या कोई भी कंपोनेंट इसको रोटेट कराने में हेल्प नहीं कर रहा है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं जो ऊपर एक चीज पढ़े थे उसी से रिलेटेड।
वो मान लेते हैं कि इसका ओमेगा जो है 1 रेडियन पर सेकेंड है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से फ्रिक्शन जो है यानी कि म्यू नॉन जीरो है। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, 5 kg का है और रेडियस जो है 2 मीटर है, ठीक है, यानी कि ये मास हो गया और ये रेडियस हो गया। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड v एंड ओमेगा व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। ठीक है, प्योर रोलिंग जब होने लगेगा तो v और ओमेगा क्या होगा। हो गया। हेलो। ये सही। सर अगला चैप्टर कौन सा है? अगला ग्रेविटेशन या एसएचएम शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन ही कर लेंगे। हो गया। सर हो रहा है। ना So omega से 42/133 और velocity v is equal to 21/133। ठीक है। एल फाइनल कितना आ रहा है, एम भी आर, सबको लिखने तो वही आ रहा है ना। ये पॉइंट होगा, ये आर होगा, दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखे हैं। तो v को अगर हम लिख लेते हैं आर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा, यानी कि 5 4 जा 20v प्लस आई हो जाएगा 2/5 to 20, यानी कि 8 ओमेगा।
यही आ रहा है। तो v को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं ना? भी को ओमेगा ओमेगा या r। फिर भी को आर ओमेगा लिखेंगे ना। अच्छा तो r स्क्वायर ठीक है, 125 इतना आ रहा है तो आ दोनों जाएगा। को इक्वेट कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा -42/28। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जिधर माने हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिया जा रहा है कितना 6/4 3/2। तो भी ऐसे ही हम पता कर सकते हैं कि लिख सकते हैं आर ओमेगा यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो ये अभी बॉल का ही कहानी चलेगा, उसके बाद टॉपलिंग आएगा, लगभग खत्म ही है। मतलब 3-4 लेक्चर फिर भी लगेगा हम लोग को, इस वीक में खत्म हो जाएगा। एक डिस्कशन क्लास रखिएगा, उसमें बहुत सारा ठीक है, सर नेक्स्ट सर वो एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, ठीक है फिर। और सर डीपी भी आ गया अब। अच्छा हाँ, तो बनाओ। 36-37 बोले थे तो 40 तक कर लो उसको। यस सर।